दोस्तों मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, और जैसा कि पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग बहुत डिटेल्स में कवर कर रहे थे, तो उसके तहत ये अगला पार्ट हो जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट छोटा सा ही रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, और इसमें हम लोग और डिटेल्स में ना पढ़ करके पूरा इसको याद करने का प्रयास करेंगे और आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस ध्यानपूर्वक आपको देखना है ना, तटस्थ होकर देखते रहिए, चुपचाप ध्यानपूर्वक, है ना, एकांत में होकर के याद हो जाएगा आसानी से। और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम आ रहा है तो उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, और लगभग लगातार जो भी शिफ्ट है उसमें भी पूछा जा रहा है ना। कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा, रेलवे के अंदर भी खूब पूछा गया था, 72 में था। यूपी प्लस सी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, पुलिस वाले एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो बेसिक जो क्वेश्चन है छोटे सामान्य ऊपर से, तो वो तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अंदर से घुस करके खूब पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं, इसको याद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी अनुच्छेद हो, आमतौर पे उसमें उसकी परिभाषाएं शुरू होती है ना। जैसे हम मौलिक अधिकार पढ़ते थे तो उसमें भी हम 12 शुरू करते हैं, तो 12 में परिभाषा रहती है, फिर 13 से अलग अलग चीज़ें शुरू होती हैं। ऐसे ही कोई भी चीज़ हो उसकी अपनी परिभाषा होती है, उसका अपना अर्थ होता है। तो 243 में इसकी परिभाषा है। परिभाषा में वही बात की जाएगी कि जो पंचायतें हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, तो वो हैं क्या, है ना, कैसे हैं, ये सब चीज़ें तो परिभाषा है। ठीक है ना, 243। तो इसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शुरुआत वहीं से। तो सबसे पहले उसके बारे में तो जानेंगे, ठीक है ना। पीछे क्यों छुप रहे भाई बारे में जानेंगे ना, दिख रहा है तब ठीक। तो सबसे पहले परिभाषा होती है ना, उसके उपरांत हम उसके क्लॉज अब देखते जाएंगे, ABCD करके पूरा O तक है, पूरा याद कर लेंगे आसानी से। तो सबसे पहले क्या है, परिभाषा के बाद 243 का A, और A में क्या है, ग्राम सभा की बात की जाएगी। ठीक है, जो पहला चरण है पंचायतों का, तो ग्राम सभा। ठीक है, यहाँ तक हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हो गया आसानी से। परिभाषा फिर ग्राम सभा, शुरुआत हो गया है। अब हम आसानी से याद लिंक करते चलेंगे, कुछ ना कुछ क्लू बनाते चलेंगे। 243B, तो इसमें पंचायतों का संविधान के बारे में चर्चा है। यहाँ संविधान का अर्थ होता है गठन। ठीक है, यहाँ जो है आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि संविधान मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। तो संविधान का मतलब है गठन, बनना, है ना, स्ट्रक्चर उसका। तो गठन होता है आमतौर पे, इसका जो सिनोनिम्स बना लेंगे तो बिल्ड हो जाता है ना, तो बी से शुरू हो जाएगा। बिल्ड मतलब बनना, ठीक है, मतलब गठन होना, उसकी क्या संरचना है, किस तरीके से उसको बनाया जाएगा पंचायतों को। तो 243B याद रहेगा, बी से मतलब बिल्ड यानी कि गठन। ठीक है ना। उसके उपरांत हम बात करेंगे 243C, सी से हो जाता है संरचना। साउंड से हम काम चला लेंगे, यहाँ पर सी से संरचना, इसमें भी स आ रहा है और संरचना में भी स आ रहा है, क्या हो गया, तो संरचना रहेगा। ठीक है ना, जिस तरीके से हो सके बस हमें ध्यान रखना है। आपको विकल्प 4 मिलेगा, और इतना आप अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप इसको एक बार देख रहे हैं, तो इसके बाद अगर आप विकल्प में जाएंगे तो आसानी से टिक कर पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो ये नहीं था, वो ऐसा उस तरीके से हो जाएगा। तो सी से संरचना होगा, पंचायतों का की संरचना कैसी रहेगी वो है। उसके बाद अनुच्छेद 243D, तो डी में क्या होता है, इसमें स्थानों का आरक्षण है। स्थानों का आरक्षण मतलब चाहे वो विधानसभा रही हो, संसद रहा हो, हर जगह आमतौर पे आरक्षण दिया जाता है। सबसे पहले जो आरक्षण की चर्चाएं हुई थी, वो चर्चाएं होती थी कि भाई संसद में कितना आरक्षण रहेगा, बाद में नौकरी इत्यादि जो है, इन चीज़ों में आरक्षण की चर्चा होती है। तो ऐसा ही पंचायतों में सीटों पर चर्चा की गई कि आरक्षण होगा, तो स्थानों का आरक्षण होगा। तो ये आरक्षण अलग अलग, SC ST का अलग रहता है। कई बार आप देखेंगे पंचायतों में SC सीट आती है, और कई जगह पे SC ST सीट एक साथ आती है। आप देखे होंगे SC ST सीट एक साथ आएगी, और कई बार जो है सिर्फ महिला सीट आती है, उसमें भी महिला सीट में फिर SC महिला सीट आएगी। समझ ना, उन दोनों को एक साथ रखा जाता है। आप देखे होंगे जैसे इस बार क्या था, इस बार के चुनाव में क्या था, SC महिला सीट था। नहीं, सिर्फ SC सीट था ना इस बार, महिला सीट तो महिलाएं तो लड़ती ही हैं। मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया था कि क्षमा भारती उठी थी, बाद में ध्यान, अच्छा शंकर लाल प्रधान भी तो है
तो 243D। तो आरक्षण की चर्चा होती है और आरक्षण को हम लोग याद करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से याद कर लेंगे, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से हम लोग आसानी से याद कर पाएंगे। इन्होंने क्या किया था, आरक्षण की बात की थी। और वास्तव में मुझे ऐसा लगता है उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी शायद बाद में अप्लाई होता या ना होता, स्थितियां अभी भी शायद उसी अवस्था में रहती जो भी SC ST वर्ग के लोग थे या महिलाओं की जो स्थितियां थी। शायद जो गांधी जी कह रहे थे कि नहीं धीरे धीरे चीज़ें जो है सही हो जाएंगी, तो अम्बेडकर साहब को ऐसा नहीं लगता था। उन्होंने कहा सबसे पहले आप आरक्षण की बात करिए। तो उसके तहत अब देखिए जो गोलमेज सम्मेलन वाली भी बात कर ही लेते हैं। क्या था बताओ, है ना। तो ये जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। गोलमेज सम्मेलन मतलब इस पे ये चर्चा होगी कि भारत को आज़ाद कराया जाए तो कैसे तो गोलमेज सम्मेलन की चर्चा है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग याद कर लेते हैं 2-3, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन में क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों बार में गए थे। तो अम्बेडकर साहब ही थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं। और उनका सिर्फ उस समय एक ही मांग था कि आरक्षण मिल जाना चाहिए सीटों का, और वो तो 50% सीटें मांग रहे थे संसद में, है ना। तो बाद में चीज़ें हुई, आरक्षण भी मिला। तो तीनों जगहों पे अम्बेडकर साहब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही याद हो गया। और उनकी जो मांग रही वो सिर्फ क्या था, आरक्षण, ठीक है। आरक्षण को अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अम्बेडकर साहब ने किसको कहा कि ये संविधान की आत्मा है। संविधान बन गया, फिर अम्बेडकर साहब से पूछा गया संविधान बनने का मतलब क्या है। जो अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, वो क्या उनको जो संविधान में कौन सा ओहदा मिला था। संविधान जो थी तो संविधान के जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहेगा झंडा समिति के कौन थे, है ना। तो कहेंगे हाँ ठीक है राजेंद्र प्रसाद थे। इसी हिसाब से प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान होगा कैसा वो ये तय करते थे, समझ रहे ना। तो BN राव वगैरह काफ़ी मदद किए थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अर्थात इसीलिए हम कहते हैं कि इन्होंने संविधान बनाया था। काम करने वाले तो बहुत सारे लोग थे, है ना, अलग अलग लोग। तो फिर इनसे पूछा गया कि बताइए संविधान में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। तो उन्होंने क्या कहा था, किसको कहा था कि संविधान की आत्मा है। उन्होंने कहा देखो सब तो ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन अनुच्छेद 32 को उन्होंने क्या कहा, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अनुच्छेद 32 क्या है, संविधान की आत्मा है, ठीक है। और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 क्या एक्चुअली संविधान जो अनुच्छेद 32 है वो कहता क्या है। मौलिक अधिकार में तो है, ठीक है, लेकिन इसमें किस चीज की बात होती है। ना आरक्षण कहा जा रहे हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट है SC यानी सुप्रीम कोर्ट, वो राज्य के विरुद्ध या कोई भी ऐसे लोगों को जो आरक्षण मिल रहा होता है या जो भी उनको अधिकार दिया गया मौलिक अधिकार, उसका यदि हनन होता है तो ये क्या करेगी, रिट जारी कर देगी सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट हम जानते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ यूपी में था, वो हर जगह नहीं है। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट महाराज, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब ऐसे तो शेड्यूल कास्ट भी हो जाता है, अनुसूचित जाति, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट हालांकि इसका हम अनुच्छेद में बात करें तो ठीक है, इसका अपना खुद का प्रावधान है कि भाई सुप्रीम कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर देती है जब कभी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कि इसी को कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अम्बेडकर साहब कहते थे कि यही जो है संविधान की आत्मा है उनके अनुसार। लेकिन एक्चुअली संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। जो हमारी प्रस्तावना है वही क्या है, संविधान की आत्मा है।
और प्रस्तावना को शामिल कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। हाँ, और प्रस्तावना में बाद में 3 शब्द बदले गए। जो संविधान संशोधन हुआ भयंकर सा, है ना, जिसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, हाँ, उसमें चेंज किया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। तो ठीक है, वैसे गांधी जी की भी बात कर लें। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, है ना, 1931 में। अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए कोई भी व्यक्ति भूल सकता है, तो इसको याद रखने का मतलब क्या है, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और तीसरा, 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो एक एक माइनस रखिए, जैसे 0 है तो -1 कर लेंगे तो 0 बन जाएगा, है ना। दूसरे में 1 है मतलब अंतर 1 का है, तीसरे में अंतर 1 का है, ठीक है। और 30 का टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना है, 1930, 31, 32। एक बार यहाँ पहुँच जाएंगे कि हाँ 30 तक, 30 से है और एक अंतर है, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी मात्र एक बार यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और उसी समय विंस्टन चर्चिल ने उन्हें क्या कहा था? हाफ न्यूड मैन, यानी कि अर्धनग्न फकीर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कहाँ थे? बहुत देर हो गई, इसमें आरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 243E। तो 243E में पंचायतों की अवधि के बारे में बात होती है। ई से ईयर हो जाएगा, हालांकि वाइस होता है, तो हम बस इतने से काम चला लेंगे, इसको साइलेंट मानेंगे। ईयर हमें साउंड से मतलब है ना, ईयर मतलब अवधि, वर्ष, ठीक है। ई से ईयर, अवधि, याद रहेगा। एफ से निहरताएं, निहरताएं मतलब फेल हो जाना, है ना, अयोग्यताएं। तो कोई भी पंचायत जो है किस तरीके से अयोग्य, या पंचायत के जो सदस्य होंगे वो किस तरीके से अयोग्य शामिल या फेल हो जाएंगे, तो एफ से फेल मतलब निहरताएं या अयोग्यताएं, ठीक है। सदस्यता के लिए किस तरीके से आप योग्य नहीं होंगे, है ना, तो ये एफ में है, ठीक है। 243 एफ में, एफ मतलब फेल होना, निहरता या अयोग्यता, ठीक है। फिर 243 जी का मतलब होता है गॉड, है ना। शक्तियाँ, प्राधिकार क्या है, उत्तरदायित्व तो क्या है, ये पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है ना। उनके सभी रीतियों और जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं उन सब पे चर्चा की जाती है अनुच्छेद 243 जी। तो हम लोग याद करेंगे जी का मतलब गॉड, है ना। तो गॉड जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है या सर्वशक्तिमान है, तो इसलिए पंचायतों की शक्तियाँ, उसके पंचायतों का अधिकार और उसकी खुद की उत्तरदायित्व, है ना, ये याद रहेगा। तो जो भगवान है, गॉड है, उनके पास शक्तियाँ होती हैं, उनका उत्तरदायित्व भी होता है कि सभी को कष्ट ना हो या कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस रिलेट करना हम लोगों को, याद रहेगा ना। जी मतलब गॉड, और गॉड क्या है? सर्वशक्तिमान है, याद रहेगा। फिर एच, 243 एच, इसको भी हम थोड़ा सा साउंड से ही लिंक करना चाहेंगे और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। एच, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित टैक्स के बारे में हम लोग पिछले सेशन में देख लिए थे कि अलग अलग जगह पे, चाहे वो हाँ 100 हालांकि वो राज्य सरकार की होती है ना, बाजार घाट, ठीक है। कृषि से कर होता था, तो अब तो नालियाँ वगैरह जो है उससे संबंधित, तो ये सब टैक्स थी, निधियाँ थी। तो क्या हो जाएगा? चार्ज, हमें याद रखना पड़ेगा चार्ज, हालांकि वो सी से शुरू होता है लेकिन हमें एच, तो उसमें भी च है और चार्ज में भी एच च आ रहा है ना। बस हमें लिंक करना है, ऐसा नहीं है कि यार ये तो गलत आप कह रहे हैं, इससे सी से शुरू होता है, तो वो तो मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन च में, एच में च आ रहा है और चार्ज में भी च आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज, यानी कि टैक्स, ठीक है। तो पंचायतें टैक्स लगाती हैं, अब नहीं, पहले लगता था कंपलसरी, है ना। अब तो बहुत ज़्यादा कोई प्रावधान है नहीं, थोड़ी बहुत होता है, तो नहीं तो बाकी सब राज्य सरकार पर ही रिलाई करती है पंचायतें, उनके अनुदान पर ही, केंद्र सरकार के अनुदान पर ही रिलाई करती हैं। तो एच मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज, ठीक है। इसी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि ये थोड़ा सा औरों की सापेक्ष थोड़ा सा ऑड सा है, लेकिन ठीक है। एच मतलब च और चार्ज मतलब कर, ठीक है। टैक्स लगाने की शक्तियाँ और उनको वसूलने की निधियाँ क्या हैं, तरीके क्या हैं, ठीक है ना। 243 एच में था। 243 आई क्या हो जाएगा? वित्तीय स्थिति की पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, है ना। वित्त आयोग मतलब इनकम, जैसे इनकम टैक्स, तो इनकम आई से रहेगा इनकम,
और इनकम मतलब वित्त, है ना। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? ये वित्त, हाँ, और ये किसके लिए होगा? पंचायतों के लिए। तो आय से इनकम, वित्तीय स्थितियों को जानने के लिए, ठीक है, हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है ना, राज्यपाल के द्वारा। ये हम लोग पहले देख आए थे। तो आय मतलब इनकम, ठीक है ना, याद रहेगा, वित्त आयोग। अब जे है 243 जे का मतलब हम कर लेंगे जांच, जे से जांच। देखिए पंचायतों का जो लेखाएं हैं, क्या क्या भाई काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना। जैसे आमतौर पे अपने क्या रहता है कि लिखा होता है कि फलाने के घर से लेकर के फलाने के घर तक इंटरलॉक। अब ये दूरी नहीं है कि फलाने घर से फलाने तक की कितनी दूरी है, हाँ इंटरलॉक लिखा हुआ है उसी में लग गया 53 लाख, उसी में लग गया 50,000। 50,000 तो लगता ही नहीं है, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख ऐसे लगता है। उसमें एक ऐप आता है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उससे सब कुछ आप देख सकते हैं कि कितना आपके जो पंचायत है उसमें कितनी धनराशि आई हुई है और कहाँ कहाँ कितना खर्च किया गया है। तो मैं उसी में देखा था कि लिखा था फलाने घर से लेकर फलाने घर तक इंटरलॉकिंग है। अब ये नहीं है कि कितनी दूरी है, तरीका होता है ना ये। तो जैसे जांच, तो पंचायतों की जो लेखाएं हैं उसकी जांच की जाएगी, संपरीक्षा की जाएगी, और किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जे से जांच मतलब संपरीक्षा। फिर के से 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन, है ना। पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का भी गठन होगा, वो भी राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो निर्वाचन मतलब हम समझ रहे हैं कि चुनाव हो रहा है ना, चुनाव हो रहा है। तो चुनाव में क्या है, लोग उसी को जिताने का प्रयास करते हैं या वोट देते हैं जिसको वो लोग जान रहे होते हैं, है ना, जिसको वो लोग जान रहे होते हैं मतलब के, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी को वोट देते हैं, यानी कि निर्वाचित करते हैं, कोशिश करते हैं जीते। तो के मतलब जो जानते हैं, 9 है ना, याद रहेगा इससे। बस अब आ गए हैं, ये आसान सब है। 243 एल कह रहा संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, तो एल से लागू होना और एम से मना हो जाना, ठीक है। एल से लागू होगा संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, पंचायतें जो हैं संघ राज्य क्षेत्र सभी जगह पे लागू किया जाएगा, ये बात है। और कह रहा 243 एम में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, ठीक है ना। इस भाग का कतिपय जो भी क्षेत्र हैं उसका लागू न होना, अलग अलग जगहों पे कई बार इसका प्रावधान अलग अलग जगह रहता है। जैसे जो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था तो उसमें ये पंचायतें वगैरह नहीं होती थी, लोकल बॉडी होती नहीं थी। अभी तो 370 का जब संशोधन किया गया है तब अब वहाँ पे पंचायतें हैं और वहाँ पे लोकल गवर्नेंस तेजी से चलाई जा रही है, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है इस समय जम्मू कश्मीर में। तो एम मतलब मना और एल मतलब लागू, याद रहेगा ना, मतलब मना मतलब लागू ना होना। उसके बाद एन 243 में एन कह रहा न्यूट्रल होना, यानी कि विद्यमान विधियां जो हैं जो भी हैं और पंचायतों का बना रहना, मतलब न्यूट्रल रहेगा, जो भी चीज़ें हैं वर्तमान में वो बनी रहेंगी, मतलब न्यूट्रल रहेंगी, ये नहीं कि इधर उधर ज़्यादा बदलाव या परिवर्तन हो रहा है। तो जो भी अभी तक के प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में पंचायतों का, वो क्या बने रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, किसमें, पंचायतों में। लास्ट है भैया ओ से हम कर लेंगे ऑब्जेक्शन। तो 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ठीक है। कभी भी निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होंगे इसमें न्यायालय क्या करेगा, हाँ वो जो है ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना, किसमें, निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होंगे। आप देखे होंगे ना, कहते हैं कि और ये ईवीएम हो गया, वो फलाना हो गया, हैक हो गया या कुछ इस तरीके से, हालांकि तो बैलेट पेपर पे होता है। तो इसमें कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, कोई ज़्यादा वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, किसमें, 243 ओ में। तो ऑब्जेक्शन वाली बात है इसमें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपका पूरा 243 से 243 ओ तक का था, इसको आसानी से आप याद कर पाएंगे, कोशिश किए थे हम लोग कि रिलेट कर पाए, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, याद हुआ होगा।
अगर अब थोड़ा बहुत भी डाउट है तो दोबारा और देख लीजिए। देखिए इन लोगों का यही तरीका होता है, जब इसमें अब स्पेलिंग्स हैं, अक्षर हैं, तो उसमें हम लोग क्या ही ट्रिक बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही लिंक करना होता है और सपाट चीज़ें आसानी से याद हो जाएं, तुरंत तो हो जाएंगी, कुछ समय बाद चली जाएंगी। और ये आमतौर पे होता है कि आप तैयारी जब जिस चीज़ की कर रहे होते हैं उस चीज़ को जो नॉलेज होता है किसी अगले एग्जाम में काम में आता है, ये ज़्यादातर में देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा पढ़िए कि लंबे समय तक याद रहे, तो उसका यही कुछ बेसिक तरीका है। बाकी तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, तो डिटेल्स में क्लास चल रहा है, वो भी पंचायती राज व्यवस्था का। तो इसके तहत ये ट्रिक वाला था, ट्रिक जैसे भी करके आपको याद हो सके। तो कैसा लगा वीडियो का कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।